गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन अड्डा। आज की डेट है 31 अक्टूबर और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। इससे पहले 28 और 29 तारीख को आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर था और मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। हालांकि मैं मानती हूँ पेपर में जीएस का लेवल काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। खैर, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। सबसे पहले हमारी खबर है माय युवा भारत। माय युवा भारत इनिशिएटिव, इसको बोलेंगे माय इंडिया, माय यंग इंडिया इनिशिएटिव। पीएम नरेंद्र मोदी announced for a nationwide platform माय भारत on सरदार वल्लभ भाई पटेल्स बर्थ एनिवर्सरी ऑन अक्टूबर 31, यानी कि आज के दिन। तो क्या हुआ है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका नाम है माय भारत। किस दिन? आज क्या है? 31 अक्टूबर, नेशनल यूनिटी डे है आज, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि हम वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन के स्मृति के उसमें मनाते हैं। इसके अलावा आज ही के दिन हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या की गई थी, तो उनकी आज डेथ एनिवर्सरी भी है। तो उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिब्यूट यानी कि एक नमन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म मेरा युवा भारत को लॉन्च करने की घोषणा की। क्या है माय युवा भारत? एन ऑटोनोमस बॉडी फॉर यूथ एंड यूथ लेड डेवलपमेंट, यानी कि जो भारत का युवा वर्ग है उसके द्वारा कुछ डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक मंच प्रदान करने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई है। क्या नाम है इसका? माय युवा भारत। इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। टू गिव द यूथ एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले एन एक्टिव रोल इन वेरियस नेशन बिल्डिंग इवेंट्स। मैंने बताया था आपको कि हमारे देश के विकास में जो हमारा देश का युवा वर्ग है उसके योगदान को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। युवाओं को विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अवसर प्रदान करना। अगर यूथ की एक हम लोग डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू नेशनल यूथ पॉलिसी, इसके अनुसार यूथ किसको बोलेंगे? जिसकी एज 15 से लेकर के 29 के बीच में आती है। इसके अलावा भी इस प्लेटफॉर्म में 10 से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए भी अलग अलग प्रतियोगिता या फिर उनके लिए अलग अलग आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। लेकिन अगर नेशनल यूथ पॉलिसी की माने तो यूथ किसको माना जाता है? जिनकी उम्र 15 से लेकर के 29 साल के बीच में है। किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये मिशन? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। 31 अक्टूबर मैंने आपको बताया ही था, नेशनल यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी एंड फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी डेथ एनिवर्सरी आज के दिन होती है। अगली खबर है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, या इसको शॉर्ट में बोलेंगे IMC। इसमें क्या है, नाम से हम लोग कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि अलग अलग कंपनियां, मोबाइल निर्माता कंपनियां इकट्ठी हुई होंगी और मोबाइल की फील्ड में या नेटवर्किंग की फील्ड में हम लोग और आगे कैसे जा सकते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ होगा। तो देखते हैं क्या खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। कौन सा एडिशन है? 7th एडिशन, यानी कि इसके 6 एडिशन इससे पहले हो चुके हैं। कहाँ? भारत मंडपम, जहाँ पे G20 की मीटिंग्स हुई थी तब उसको लेकर के ये चर्चा में था, तो वहाँ पर ही ये 7th एडिशन इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इनॉग्रेट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 7वें सत्र का उद्घाटन किया। अगर बात करें इंडिया मोबाइल कांग्रेस की तो ये क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी फोरम इन एशिया। जैसे मैंने आपको कहा था कि अलग अलग जो नेटवर्किंग जो मोबाइल कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां हैं वो इकट्ठी होकर एक प्लेटफॉर्म पर आई होंगी अपनी बातों को शेयर करने के लिए। तो वही चीज़ है, एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म या कह सकते हैं सबसे बड़ा फोरम है किनका? टेलीकॉम, मोबाइल और टेक्नोलॉजी कंपनियों का। थीम क्या है इस साल की? थीम है ग्लोबल डिजिटल
इनोवेशन यानी कि वैश्विक डिजिटल नवाचार। ऑब्जेक्टिव improve India's capacity and position as a manufacturer exporter in मोबाइल टेक्नोलॉजी, यानी कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की जो स्थिति है उसको सुधार करना और भारत में निर्यात को और उत्पादन को बढ़ावा देना, नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आना, उसके बारे में ये इसका ऑब्जेक्टिव रहा था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? इसमें दो संस्थाएं हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं DOT, एंड सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन इंडिया COAI इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। कौन कौन सी? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। पैरा एशियन गेम्स, जब इनके बारे में जब इन खेलों का खेल शुरू हुए थे तब हमने इनके बारे में चर्चा की थी। अब ये गेम 28 अक्टूबर को खत्म हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे भारत की इसमें क्या पोजीशन, क्या रैंकिंग रही है। पैरा एशियन गेम्स, इंडिया रैंक 5th पोजीशन इन द मेडल टैली इन 4th पैरा एशियन गेम्स। और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक की इंडिया की सबसे अच्छी रैंकिंग है, इसमें मेडल इंडिया ने पहली बार जीते हैं। कौन सी पोजीशन मिली है इंडिया को? 5th पोजीशन। चौथे पैरा एशियन गेम्स में भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा। कहाँ हुई थी ये बात हम लोगों ने पहले भी देखी थी, हांगझोउ चाइना, और यहीं पर आयोजन हुआ था एशियन गेम्स का, और पैरा एशियन गेम्स का भी यही हुआ था। अगर भारत की बात करें तो भारत ने 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज जीते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी देशों की देखते हैं मेडल टैली। सबसे फर्स्ट नंबर पर है चाइना। कितने मेडल जीते हैं इसने? टोटल 521, और इंडिया ने 111। देख सकते हैं हम लोग कहाँ लाई करते हैं। अगर बात करें गोल्ड मेडल्स की, 214, यानी कि इंडिया से लगभग 103, तो इसके सिर्फ गोल्ड मेडल ही ज़्यादा हैं। जितने इंडिया के टोटल मेडल्स हैं उससे 103 मेडल तो इसके सिर्फ गोल्ड मेडल है चाइना के। 167 सिल्वर मेडल एंड 140 ब्रॉन्ज मेडल। सेकेंड नंबर पर आता है ईरान जैसा देश, 131 इसकी टोटल है मेडल्स। गोल्ड की बात करें तो 44, सिल्वर 46, ब्रॉन्ज 41। थर्ड नंबर पर हमारा आता है जापान, 4th पर कोरिया एंड 5th पर इंडिया। इंडिया के मेडल आपको बताए थे मैंने, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज 51। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोरिया के जो टोटल मेडल्स हैं वो 103 यानी कि 103 है, और इंडिया के हैं 111। फिर हमारा इंडिया कोरिया से पीछे कैसे हो सकता है? यहाँ पर साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया से हमारा इंडिया पीछे कैसे हो सकता है? तो दोस्तों इसमें जो मेडल टैली बनाई जाती है वो मेनली गोल्ड मेडल के आधार पर बनती है। अगर गोल्ड मेडल आप देख सकते हैं, इसमें गोल्ड मेडल ज़्यादा किसके हैं? साउथ कोरिया के। तो इसलिए साउथ कोरिया इंडिया से एक रैंकिंग आगे है। अगर इंडिया के नंबर साउथ कोरिया से ज़्यादा होते गोल्ड मेडल के फॉर्म में, तो हमारा इंडिया उससे आगे होता। टोटल वैल्यूज की इसमें काउंटिंग नहीं होती। अब देखते हैं पैरा एशियन गेम्स में हमारे यहाँ के भारत के ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बेरर कौन थे, इस बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उद्घाटन समारोह में इंडिया से फ्लैग बेरर थे पारुल परमार एंड अमित सरोहा। टोटल कितने देश थे इसमें एशिया के? 44 कंट्रीज थे। फिफ्थ पैरा एशियन गेम्स, अगले पैरा एशियन गेम्स जो होंगे वो कहाँ पर होंगे? नगोया जापान में। बहुत फेमस सिटी है यहाँ पर। क्लाइमेट चेंज को लेकर के मीटिंग्स हुई थी ऑर्गेनाइज, नगोया प्रोटोकॉल साइन हुआ था, उसकी वजह से यहाँ होंगे हमारे 5th पैरा एशियन गेम्स। अगर बात करें पैरा एशियन गेम्स की तो इनको ऑर्गेनाइज कौन करता है? एशियन पैरालंपिक कमेटी। अगली खबर देखते हैं। रितिका हुड्डा, इंडियन फीमेल रेसलर रितिका हुड्डा won the gold medal in the 76 kg weight category
इन अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन तिराना अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी ही है क्या? तिराना। क्या आपको यहाँ से फैक्ट याद हुआ? अल्बानिया की राजधानी, अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है तिराना। और ऐसा करने वाली, इन गेम्स में कोई पदक जीतने वाली, गोल्ड मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई है। भारतीय महिला पहलवान रितिका हुड्डा ने तिराना अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में 76 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। किसको हराया उन्होंने? शी डिफीटेड कैनेडी एलेक्सी। कहाँ से है ये? फ्रॉम यूएसए इन दी फाइनल मैच। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की अगर बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ये संस्था है, ये इसको ऑर्गेनाइज करती है। स्टार्ट कब हुए थे? 2017 में। दीपिका हुड्डा जी। अगली खबर है एक ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर को लेके, कैटरीना कैफ। रिसेंटली वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी राडो चूज कैटरीना कैफ एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। किस कंपनी की? एक घड़ी निर्माता कंपनी है राडो नाम की, उसने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? कैटरीना कैफ को। एक और चीज जानने की है कि इसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर इंडिया की तरफ से एक और पर्सन है, उनका नाम है ऋतिक रोशन। तो इंडिया से राडो कंपनी के 2 ब्रांड एम्बेसडर हैं, कौन कौन? पहले ऋतिक रोशन और अब कौन बनाई गई है? कैटरीना कैफ। ज़्यादा बड़ी खबर नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। ये आपके यूपी के नेशनल लेवल के एंड स्टेट लेवल के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट खबर है। क्या? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट का आपको नाम दे देंगे और पूछेंगे इसमें से इसको जारी करने वाली संस्था कौन है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? इसकी संस्था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। Recently, International Energy Agency (IEA) short form released its World Energy Outlook 2023 report. This report provides in-depth information into every aspect of the global energy system, यानी कि अलग अलग देशों का एनर्जी सिस्टम मिलकर के किस दिशा में जा रहा है, हम लोग की एनर्जी किस दिशा में, किस देश में फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, किस देश में रिन्यूएबल एनर्जी से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, उन सब चीज़ों पर निगरानी रखती है और उनकी जानकारी कौन प्रदान करती है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। यह रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा प्रणाली के हर पहलू की गहन जानकारी प्रदान करता है। की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की इस साल? अबाउट स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इकोनॉमीज एंड एनर्जी यूजेस। अर्थशास्त्र और ऊर्जा उपयोग में संरचनात्मक बदलाव के बारे में रिपोर्ट है। इसने कहा है, इसने काफी बदलाव के बारे में बताया, वो देखते हैं क्या क्या है। पहला 2025 एज CO2 एमिशन पीक ईयर, यानी कि इस साल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अपनी चरम सीमा पर होगा। कब? 2025 में। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो धीमे धीमे कम होता चला जाएगा। 2025 तक CO2 का उत्सर्जन चरम सीमा पर होगा। इसके अलावा 10 टाइम्स मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय 2030। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि हम लोग धीमे धीमे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर EV की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाली सोर्स है ये, तो इसमें कोई एमिशन नहीं होता। फर्स्ट वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कब जारी हुई थी? 1977 में। इसके अलावा और भी इसमें कई चीज़ें आई हैं। अभी पूरे वर्ल्ड में जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल, उनका जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है उसमें योगदान कितना है? 80% का। यानी कि 80% एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फॉसिल फ्यूल से। इसका रिडक्शन होने का अनुमान जताया है अराउंड 73% बाय
2023। तो एक अच्छी बात है कि हम लोग धीमे धीमे फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और इसमें एक टारगेट भी बताया गया है 500 गीगावाट तक उत्पादन का। बाकी और भी टारगेट है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेनली आपको क्या जो मेन की पॉइंट है आपको बस वो ध्यान रखने हैं। अगर बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, तो इट प्रोवाइड रिपोर्ट्स एंड एनालाइज एंटायर ग्लोबल एनर्जी सेक्टर। मैंने आपको बताया था कि पूरे विश्व में एनर्जी की किस तरह से कंजप्शन हो रहा है, किस तरीके से किन किन साधनों के द्वारा हो रहा है, उस सब की निगरानी करती है, जानकारी प्रदान करती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और अलग अलग अपनी रिपोर्ट भी निकालती है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अभी हमने क्या देखा था? अल्बानिया की राजधानी कहाँ थी? तिराना में। फ्रांस की पेरिस में। कब एस्टेब्लिश हुई थी ये? 1974 में। रेफरेंस फ्यूल, काफी अच्छी खबर है ये। अक्सर आप लोग जब गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल डलवाने जाते होंगे, तो वहाँ पर कुछ रेफरेंस फ्यूल भी आपको देखने को मिलते हैं, जिनकी कीमत अक्सर जो नॉर्मल पेट्रोल या डीजल है उनसे हमेशा ज़्यादा रहती है। मान लीजिए पेट्रोल की कीमत 80 रुपीज़ है, तो इनकी कीमत हो सकता है आपको 90 या इवन 100 भी देखने को मिल जाए। तो आखिर ऐसा क्या होता है इन फ्यूल्स में कि इनकी कीमत महंगी होती है? तो एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी फ्यूल की जो कीमत होती है वो डिसाइड होती है उसके ऑक्टेन वैल्यू से। जिस फ्यूल की ऑक्टेन वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जितनी अच्छी होगी, वो फ्यूल कार के या फिर किसी भी वाहन के इंजन के लिए उतना ही अच्छा होगा। दूसरा, वो पर्यावरण प्रदूषण कम करेगा। तो इसलिए जो ये रेफरेंस फ्यूल होते हैं इनकी कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका ऑक्टेन नंबर नॉर्मल पेट्रोल डीजल के मुकाबले हाई रहता है। तो खबर क्या है कि अब रेफरेंस फ्यूल इंडिया ने अपना लॉन्च किया है। किसके द्वारा? रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOCL लॉन्च इंडिया फर्स्ट रेफरेंस फ्यूल। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला संदर्भ रेफरेंस फ्यूल, याद रखिए, रेफरेंस फ्यूल को लॉन्च किया है। इट इन्हांस द कैपेसिटी ऑफ इंजन बिकॉज ऑफ इट्स हाई ऑक्टेन नंबर। मैंने बताया तो आपको, इसकी ऑक्टेन वैल्यू ज़्यादा होगी, वो गाड़ी के इंजन के लिए, दूसरा पर्यावरण के लिए उतना ही अच्छा फ्यूल होगा। अगर बात करें सबसे अच्छी वैल्यू किसकी होती है? हाइड्रोजन ईंधन की। इसीलिए हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं धीमे धीमे हाइड्रोजन ईंधन की तरफ। प्रोड्यूस्ड एट पारादीप एंड पानीपत रिफाइनरी ऑफ IOC, यानी कि IOC की जो पारादीप में और पानीपत में रिफाइनरी है उनमें ये बनाया जाएगा। अगर IOC की बात करें तो ये भारत की एक महारत्ना कंपनी है, महारत्ना PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ऑयल रिफाइनिंग के क्षेत्र में स्टैब्लिश कब हुई थी? 1959 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। रॉबर्ट फिको रिसेंटली अभी चुनाव हुए हैं स्लोवाकिया में, वहां पर चौथी बार रॉबर्ट फिको प्रधानमंत्री चुने गए हैं, इसलिए ये खबर चर्चा में है। रॉबर्ट फिको अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम इन स्लोवाकिया। अपने आप में बड़ी बात है, चौथे टाइम स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री इनको बनाया गया। राष्ट्रपति ने इनको शपथ दिलवाई है। अगर स्लोवाकिया की बात करें तो एन यूरोपियन कंट्री, यानी कि यूरोप का एक देश है, कैपिटल इसकी है ब्रेटिस्लावा, करेंसी है इसकी यूरो। सारंग देव, इनको बोलेंगे सारंग देव। रिसेंटली सारंग देव सेलेक्टेड बाय WHO फॉर इट्स टीबी एडवाइजरी ग्रुप। WHO ने इनको नियुक्त किया है टीबी, अपने जो टीबी का उनका एडवाइजरी ग्रुप है उसमें सलाहकार के रूप में, और टीबी का जो एडवाइजरी ग्रुप है उसमें सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में सारंग देव को WHO द्वारा अपने टीबी सलाहकार समूह के लिए चुना गया। सारंग देव की अगर बात करें तो प्रोफेसर ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इसके अलावा डेप्यूटी डीन ऑफ फैकल्टी एंड रिसर्च एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मैक्स इंस्टीट्यूट, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट एट द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। कहाँ पर थे ये?
ISB के एक साइंटिस्ट थे। तो ये है आपके सामने आज का करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त सुबह 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू।